अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू एनिमल बिहेवियर, एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ एनिमल बिहेवियर। देखो, हम इसमें आज ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि जो है ना एनिमल, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एनिमल बिहेवियर है कहाँ, है क्या, और उसके बाद हम उसका छोटा सा एक एवोल्यूशन यानी एनिमल बिहेवियर किस तरह से राइज होते हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ एनिमल बिहेवियर डिस्कस करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ जो जोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, या ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, तो सब ने एनिमल बिहेवियर में यानी उनका क्या क्या रोल है, उन्होंने क्या क्या किया, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेसिक टर्म्स, एथोलॉजी क्या है। एथोलॉजी एक्चुअली साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर है, ठीक है, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन को नेचुरल कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए एनिमल की जो बिहेवियर है उस पे मेन फोकसिंग करनी है, ठीक है, उससे उससे फोकस करना है। और दूसरी बात ये कि जो बिहेवियर है उसको किसके तौर पर देखना है, ठीक है, एवोल्यूशनरी एडाप्टिव ट्रेट के तौर पर। अब देखो, एनिमल बिहेवियर है, कोई भी जानदार है वो अपने माँ बाप से सीख के आता है, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं या सराउंडिंग से सीखते हैं। तो मतलब ये कि वो अपने आबाओ-अजदाद से सीख के आते हैं, तो दिस इज़ एवोल्यूशनरी। और एडाप्टिव किस तरह से है कि देखो, अब एक बच्चा है वो माहौल को भी तो देख रहा है ना, अब माहौल से जो जो चीज़ें उसको मिलती हैं वो उन्हें भी पिक करता है। अब ये क्या हुई उसकी एडाप्टिव हुई कि अब माहौल के मुताबिक ख़ुद को चेंज करना, माहौल के मुताबिक ख़ुद को यानी फिटनेस करना, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों है, एवोल्यूशनरी भी है और एडाप्टिव ट्रेट भी है। उसके बाद एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर देखो, एक एनिमल अपने सराउंडिंग के जितने भी दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं या उसका जो एनवायरनमेंट है उसके साथ उसका जो इंट्रैक्शंस के मुख्तलिफ जो वेज होते हैं, तरीके होते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनिमल बिहेवियर कहते हैं। उसके बाद बिहेवियर क्या है? एक्चुअली बिहेवियर किसी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी में तब्दीली है जब वो एक स्टिमुलस को रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। और वो स्टिमुलस क्या हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, कम्बो ऑफ क्यूज, मतलब ये कि इंफॉर्मेशनल कोई सिग्नल भी हो सकते हैं। और ये जो बिहेवियर है ये नेचुरल सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। अब ये किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन पे डिपेंड करता है? देखो, नेचुरल सिलेक्शन का आपने रूल पढ़ा होगा, वो यही कहता है कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। वो ऑर्गेनिज्म वहाँ रह सकेगा जो उसके लिए यानी फिटेस्ट होगा, ठीक है, जो उस एनवायरनमेंट के लिए फिटेस्ट होगा वही रहेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डेड आउट हो जाएंगे। तो यहाँ भी ऐसे होता है कि जो एनिमल सरवाइव नहीं कर सकता तो उसकी बिहेवियर कैसे सरवाइव करेंगी, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ एनिमल बिहेवियर। देखो, एनिमल बिहेवियर या एनिमल की जो बिहेवियर है वो किस तरह से होती है, वो जीन्स के ज़रिए होती है। अब जीन्स इन्वॉल्व होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की आर्गन्स, डिफरेंट आर्गन्स की सिंथेसिस में। अब वही आर्गन्स एक्चुअली मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आप अपने हाथों के इशारे की बात करें, ठीक है, आप अपने आँखों की बात करें, या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं तो डिफरेंट किस्म की जो मूवमेंट्स हैं वो शो करते हैं, दैट्स अ बिहेवियर। मिसाल के तौर पर फ्रूट फ्लाइज की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो फ्रूट जीन्स होता है वो सिंगल जीन होता है, और इसका वो किसके लिए होता है, कर्टशिप बिहेवियर के लिए होता है। अगर ये फ्रूटलेस जो है ना, क्या होता है कि अगर अब्सेंट हो, ठीक है, इन लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, अगर ये अब्सेंट हो तो एनिमल कोई ऐसा बिहेवियर शो नहीं करता, ठीक है, कर्टशिप बिहेवियर शो नहीं करता। अब ये जो फ्रूट जीन्स हैं ये सिंगल भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ जीन्स भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका इसका मेन फंक्शंस क्या होता है, टू रेगुलेट द डेवलपमेंट और द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। इनेट बिहेवियर में जो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी फंक्शंस और डेवलपमेंट को रेगुलेट करना है। अब इनेट बिहेवियर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इनेट बिहेवियर ऐसा बिहेवियर होता है जो कोई ऑर्गेनिज्म इनबॉर्न, मतलब ये कि पैदाइशी लेके पैदा होता है, ठीक है, पैदाइशी से जो उसमें जो सलीयत आते हैं, ठीक है, वो उनको उनको कहते हैं इनेट बिहेवियर्स। जैसे कि सकलिंग ऑफ बेबी मिल्क, यानी बेबी जब मिल्क को सक करता है तो वो क्या है, इनेट बिहेवियर की एग्जांपल है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ एनिमल बिहेवियर। देखो,
अगर हम ओरिजिन की बात करें तो 17 टू 19th सेंचुरी तक बहुत सारे यूरोपियन थिंकर्स, यूरोपियन ऐसा समझो ज़ूलॉजिस्ट की बात करो, अगर हम ज़ूलॉजी की बात करें तो उनका यानी उन्होंने वेरियस किस्म के रिसर्चेस किए और बहुत सारे जो ना चीज़ें दरियाफ्त की, ठीक है। उनमें मशहूर जो ना पहले पहले शुरू वाले कौन थे, ये जो ना चार्ल्स जॉन रे, चार्ल्स डार्विन और फ्रेंच नेचुरलिस्ट चार्ल्स ली राय थे, ठीक है। ये पुराने वो थे। और इंशाल्लाह मैं जो ना चार्ल्स डार्विन के बारे में यानी उसका एनिमल बिहेवियर में क्या ताल्लुक़ है, इसके लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। चार्ल्स डार्विन का आपको पता है कि इसने जो ना स्टडी ऑफ इमोशंस ऑफ एनिमल्स को स्टडी किया था कि एनिमल के यानी ड्यूरिंग यानी मुख्तलिफ़ किस्म के डिप्रेशंस में, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स में वो किस तरह से फील यानी इमोशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किस तरह से इमोशंस शो करते हैं। और उनके लिए मैं इंशाल्लाह एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट अभी चलते हैं एज़िडोर जियोफ्री सेंट हेलरी, ठीक है। ये जो ना ज़ूलॉजिस्ट, इन्होंने ये एक ज़ूलॉजिस्ट थे, फ्रेंच ज़ूलॉजिस्ट, और इन्होंने इकोलॉजी टर्म 1859 में इंट्रोड्यूस करवाया। एक्चुअली उन्होंने एनिमल्स को उसके एनवायरनमेंट के हवाले से उसने स्टडी किया या उनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी किया था, ठीक है। और इन्होंने 1854 में ज़ूलॉजिकल एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है, सोसाइटी इन्होंने कैम्प की थी, जिसके वो प्रेसिडेंट ख़ुद थे। और एक्चुअली उसका ये बेसिक मकसद ये था कि जो है ना नॉन नेटिव स्पीशीज़, मतलब ये कि जो इलाकाई स्पीशीज़ नहीं होते उनको उस इलाके में इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। और उनकी एक्लीमेटाइजेशन और एडाप्टेशन को देखना है, ठीक है। कि देखो अब आप भी ऐसे करते हो कि गैर मुल्की, जैसे हम कहते हैं गैर मुल्की पौधे लेके आए हैं, ठीक है, तो वो यहाँ जो ना वो करेंगे, बोएंगे, ठीक है, या उसे उगाएंगे। तो देखो अब वो जो स्पीशीज़ आप गैर मुल्की यानी लाए हो, क्या वो आपके इस इन्वायरमेंट में सर्वाइवल हैं? क्या वो इस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्लीमाटाइजेशन और अडाप्टेशन का मतलब भी यही होता है कि वो जो एनिमल्स हैं वो यहाँ अडाप्टेबल हैं, क्या ख़ुद को इस इन्वायरमेंट के मुख्तलिफ़ कंडीशंस में ख़ुद को चेंज कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आगे यहीं लिखा हुआ है कि एक्लीमाटाइजेशन एंड अडाप्टेशन। एक्लीमाटाइजेशन को हम एक्लीमेशन भी कहते हैं या एक्लीमाटेशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल ख़ुद को उस इन्वायरमेंट में क्या करता है, एडजस्ट करता है। जो इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ आती हैं उसमें ख़ुद को एडजस्ट करता है। मिसाल के तौर पर अब वो जो चेंजेस होती हैं वो कौन सी हो सकती हैं, एल्टीट्यूड होता है, चेंज इन एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और फोटो पीरियड और पीएच भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, इसमें अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन कैसे करना है, दिस ऑल इज़ अबाउट एक्लीमेटाइजेशन, ठीक है। उसके बाद नीचे है इट इज़ अ डायनामिक एवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट फर्स्ट फिट्स ऑर्गेनिज्म टू देयर इन्वायरमेंट। देखो एडाप्टेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेना उसके मुताबिक, यानी ख़ुद को उसको अपने अपनी यानी अपनी एक्टिविटीज़ को उसके हवाले कर देना, ठीक है। या एक एनवायरनमेंट में ख़ुद को सर्वाइव कर लेना, यानी अपनी फ़िटनेस को इंक्रीज़ कर लेना, या हमने उसका फ़ैसला अडॉप्ट कर लिया, मंजूर कर लिए, ठीक है। तो मतलब ये कि एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो किसी चीज़ को मान लेता है, ठीक है, या उससे कोई चीज़ केयर कर लेता है। मिसाल के तौर पर अपने खुद को इस काबिल बना देता है कि वो एनवायरनमेंट के में सर्वाइवल है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट एडाप्टेशन। उसके बाद चार्ल्स ऑट्स विटमैन, ठीक है, ये अमेरिकन ज़ूलॉजिस्ट थे। इनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो एवोल्यूशन, एम्ब्रोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, हेरिडिटरी और एनिमल बिहेवियर, इन सारों में इसने जो ना मुख्तलिफ रोल प्ले किए थे, सबको स्टडी किया था, ठीक है। और ये ऐसा समझो क्लासिकल इकोलॉजी के बेसिक यानी इन्फ्लुएंशियल जो ना फाउंडर में से एक माना जाता है। और उनकी एक पेपर भी शाये हुई थी, एनिमल बिहेवियर, इन 1898, ठीक है।
जिसमें इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स की मदद से इनेट बिहेवियर यानी नॉन लर्न बिहेवियर जो बंदा सीखता नहीं है एंड बर्न लेके पैदा होता है, उन इसको उसने उनमें यानी उस बुक में एक्सप्लेन किया था। और इसमें इसने ये भी देखा था कि एक एनिमल है वो खुद को यानी अपनी यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो कैसे न्यू एक्सपीरियंसेस लेके आता है, उसको किस तरह से उनको सीखता है और किस तरह से उन्हें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करता है, ठीक है। ये भी इसने स्टडी किया था। और इसी तरह से पैसेंजर्स पिजन्स उन पे भी इसने वर्क किया था, ठीक है। पैसेंजर पिजन्स इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि वो जो पिजन्स होती हैं वो अक्सर माइग्रेशन शो करते रहते हैं, ठीक है। ऑस्कर हेनराथ, ठीक है, ये जर्मन बायोलॉजिस्ट या ऑर्थनोलॉजिस्ट थे, ठीक है। मतलब ये कि इन्होंने परिंदों पर ऑर्थनोलॉजिस्ट परिंदों पर इन्होंने स्टडी की है। तो ये फाउंडर्स ऑफ इथोलॉजी में इन्हें माना जाता है, फाउंडर्स ऑफ इथोलॉजी माना जाता है। और इन्होंने एक्चुअली कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी को एनिमल बिहेवियर के साथ यानी कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी को एनिमल बिहेवियर पे अप्लाई किया, ठीक है। और उसने क्या किया था कि डक्स और उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो हाइब्रिड्स होते हैं, उनको उनकी यानी जो बिहेवियर्स हैं इसने उनको स्टडी किया था। और दूसरी बात ये कि इन्होंने ये देखा कि ये जो सिग्नल क्यूज़ हैं, ये जो सिग्नल इशारे हैं, ठीक है, इनका ये किस तरह से जो ना टैक्सोनॉमिक रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो ना इन्होंने क्या किया था कि जो चिकन्स हैं वो आपको पता है कि छोटे-छोटे चूज़े हैं, तो वो चील या उकाब ऐसे-ऐसे जानदारों से डर जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली इनका जो नेक होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है और टेल क्या होता है, लॉन्ग होता है। तो जिनका टेल लॉन्ग और नेक शॉर्ट हो तो उन जानदारों से ये जो चिकन्स हैं वो बचने की कोशिश करते हैं। ये भी किसने ऑब्ज़र्व किया था, ऑस्कर हॉर्नेट ने। उसके बाद है वेलेस कैरिग। देखो वेलेस कैरिग अमेरिकन बिहेवियर साइंटिस्ट और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और ये खुद जो ना चार्ल्स स्टडीड अंडर चार्ल्स वेटमैन, और चार्ल्स वेटनम के यानी अंडर उन्होंने स्टडी किया था। और ये भी फाउंडर्स ऑफ इथोलॉजी में इनको माना जाता है। और इनका एक्चुअली जो बेसिक यानी मीन था वो ये था कि बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ मोशंस को इन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। इमोशंस के दौरान जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो बिहेवियरल एक्सप्रेशन शो होते हैं उनको स्टडी किया था। और इन्हें एक सेमिनल वर्क यानी इन्होंने प्रोवाइड किया था, एपिटाइट्स एंड अवर्जन्स एज अ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स। ये उनका एक आर्टिकल है, ठीक है। उसने इनको स्टडी किया यानी उसने अपने बुक में वेलेस कैरी की अपनी एनिमल बिहेवियर की बुक का उसने जो है ये अपना आर्टिकल इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। और उसके बाद जो ना उसने एनिमल बिहेवियर ऑफ पिजन्स को जो ना मुख्तलिफ यानी वेज से उसने उसको स्टडी किया। और उन्होंने जो ना नेचर्स ऑफ इंस्टिंक्ट और उनका जो ज़िंदगी में बर्ड की ज़िंदगी में उसका क्या रोल होता है, क्या क्या उनके यानी आगे जाके उनके यानी ऐसा समझो कि उनका क्या रोल होता है जाके आगे, उसने इनको भी स्टडी किया था, ठीक है। उसके बाद है बी एफ स्किनर एक्चुअली ये साइकोलॉजिस्ट भी थे, बिहेवियरिस्ट भी थे, ऑथर भी थे, इन्वेंटर भी थे और सोशल फिलोसफर भी थे, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, बिहेवियर पर एनालिसिस किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। और इन्होंने इनकी बेसिक जो मज़े वाली बात है, उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग भी उन्होंने जो है ना स्टडी किया था। ओपेरेंट कंडीशनिंग चैम्बर्स भी इन्होंने दरियाफ्त करवाया था कि एक एनिमल, ओपेरेंट कंडीशनिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि एनिमल है, अगर आप उसे क्या कर रहे हो, कोई यानी अपने बिहेवियर के दौरान अगर उसे कोई फूड मिल जाता है तो वो उस बिहेवियर को मज़ीद कंटिन्यू करेगा। अगर उस पनिशमेंट ये मिल जाए तो वो क्या करेगा, फिर उस बिहेवियर को स्टॉप कर देगा। रिवार्ड या पनिशमेंट आप इसे स्टिमुलस भी कह सकते हो, ठीक है। और इन्होंने जो ना थॉर्नडाइक की जो थ्योरीज हैं उन्होंने इसे मज़ीद जो ना उसने यानी उस पर स्टडी किया, वर्क किया, ठीक है। और स्किनर्स ने एक्चुअली क्या किया था कि एनिमल जो है ना किस तरह से अपने रिस्पांस शो करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग यानी उसने जब एनालिसिस किया था तो एनालिसिस के दौरान किस तरह से जो है ना एनिमल्स बिहेव करते हैं, जैसे मैंने अभी बात की है कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड स्टिमुलस, ठीक है। तो
टुडे स्किनर्स operant कंडीशनिंग इज स्टिल यूज टू ट्रेन एनिमल्स। अब एनिमल्स को ट्रेन करने के लिए भी जो ना इसके प्रोसेस को यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग को यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद जो ना एडवर्ड थॉर्नडाइक जो ना ये अपने साइकोलॉजी में अपने काम की वजह से बहुत मशहूर थे और इन्होंने लर्निंग थ्योरी पेश की थी कि एक एनिमल है वो किस तरह से लर्न करता है, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग इन दोनों को जो ना मद्देनज़र रखा, ठीक है, कि डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग विद इन द बिहेवियर्स में अब ऑपरेंट कंडीशनिंग किस तरह से जो ना वजूद में आता है, ठीक है, ये एसोसिएटिव लर्निंग्स हैं, ठीक है, कंडीशन लर्निंग्स हैं, ठीक है, ये जो ऑपरेंट हैं क्लासिकल है, ठीक है, ये कंडीशन लर्निंग्स या एसोसिएटिव लर्निंग की बात करो तो वेयर एज क्लासिकल कंडीशनिंग डिपेंड ऑन द डेवलपिंग एसोसिएशन बिटवीन इवेंट्स के दौरान होने वाली जो मुख्तलिफ़ किस्म की एसोसिएशन है वो किसकी बेस हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग की बेस हैं। वाइल जो ओपेरेंट कंडीशनिंग होता है वो लर्निंग फ्राम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर बिहेवियर, हम अब अपना बिहेवियर जो शो करते हैं उससे हम जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें सीखते हैं वो ओपेरेंट कंडीशनिंग में आ जाती हैं। उसके बाद है एवन पेवलोव, ठीक है, एक्चुअली ये रशियन साइंटिस्ट थे और क्लासिकल कंडीशनिंग इन्होंने यानी कुत्ते पर जो ना उसने बिहेवियर किया था कि उन्होंने कहा था कि एक स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस का रिस्पांस हम किसी और स्टिमुलस से किस तरह ले सकते हैं, ठीक है, मतलब ये कि एन एनिमल लर्न टू एसोसिएट वन स्टिमुलस विद एन अदर स्टिमुलस, एक स्टिमुलस की मदद से दूसरे स्टिमुलस से उस बिहेवियर को शो कैसे करवाना होता है। जैसे कि यहाँ उन्होंने कुत्ते का एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया था कि खाना दे के जैसे यानी खाना कुत्ते के सामने पेश करते थे तो वो जो ना सलाइवा आने लगता था, सलाइवेशन का प्रोसेस शुरू कर देते थे। तो उन्होंने फिर क्या किया था, खाने के साथ साथ बेल भी बजाते थे, ठीक है, ऐसा ऐसा कुत्ता जो है ना उसे लर्न करता रहा। बाद में फिर जो ना जो एवन पेवलोव थे वो बस ऐਵੇਂ बेल बजाते थे, कुत्ते के मुंह से जो ना सलाइवा आने लग जाता था। तो मतलब ये कि नॉन रिक्वायर्ड स्टिमुलस से उन्होंने किस तरह से जो है ना सलाइवेशन का प्रोसेस स्टार्ट करवाया। आगे है फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एथोलॉजी। देखो निको टेम्बरजेंस, कॉनरेड लॉरेंस, ठीक है, कार्ल वॉन फ्रिस्चिच, ठीक है, अब ये वो तीन थे जो मॉडर्न एथोलॉजी के फाउंडर हैं और इन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया था, ठीक है, 1973 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला है। निकोलास टेनबर्गजेन, ठीक है, देखो निकोलास टेनबर्गजेन अपने बाप के 4 बेटे थे और ये जो ना इनका बाप भी प्रोफेसर था, ठीक है, बायोलॉजिस्ट था। तो इस 4 भाइयों में से 2 भाइयों ने, एक निकोलास ने और इसका एक भाई था, निकोलास ने ये जो ना फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में इन्होंने जो ना ये यहाँ इन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया था और इसका जो भाई था उसने इकोनॉमिक में जो ना नोबेल प्राइज़ हासिल किया था। देखो अब 2 नोबेल प्राइज़ वाले लोग एक ही घर में और इनकी मुख्तलिफ ये जो नीचे दी हुई हैं, स्टडी ऑफ इंस्टेंट्स, द हेयरिंग गुल्स वर्ड, द कैरसस नेचुरलिस्ट, टाइम लाइफ वॉल्यूम, एनिमल बिहेवियर, निकोलास टेम्बर, ठीक है, तो ये जो 4-5 हैं ये इनकी क्या हैं, बुक्स हैं, इनकी इसकी तसनीफ़ हैं, इन्होंने राइट की हैं, ठीक है। देखो अब 4 से 5 बुक यानी पहले उनके एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद बुक बनाना बहुत बड़ी बात है। तो निकोलास टेम्बरजन इज़ नॉन फॉर हिज स्टडी ऑफ स्टिमुलस रिस्पांस प्रोसेस, मतलब ये कि स्टिमुलस रिस्पांस प्रोसेस ही बड़ा यानी मशहूर है। उन्होंने क्या किया था, वेस्ट पे स्टडी किया था, फिशेस और गर्ल्स में स्टिमुलस रिस्पांस शो करवाया था, ठीक है, और इन्होंने नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में हासिल किया, ठीक है। अब किस तरह से ऑन फॉर द वर्क ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इन कॉसेज ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर इन एनिमल के एनिमल में किस तरह से सोशल और इंडिविजुअल्स बिहेवियर के जो पैटर्न्स होते हैं वो किस तरह से इमर्ज होते हैं, किस तरह से वो ऑर्गेनाइज होते हैं, किस तरह से वो काज होते हैं, इसको स्टडी किया था। उसके बाद कॉनरेड लॉरेंस ने कॉनरेड लॉरेंस को तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, एक्चुअली ये ऑस्कर हेनराथ के स्टूडेंट थे और फाउंडर्स ऑफ एक मॉडर्न एथोलॉजी के तौर पर जाने जाते हैं और इन्होंने इंस्टिंक्टिव बिहेवियर ऑफ ग्रे लेग गीज और जैगडॉज, मतलब काले कौवे की तरह के परिंदे होते हैं, उनको स्टडी किया था
और साथ में इसने नेडिफिगस बर्ड्स को भी स्टडी किया था। देखो इम्प्रिंटिंग की बात आपने सुना होगा कि जो छोटे छोटे चूज़े पैदा होते हैं अपने क्रिटिकल पीरियड में, ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो वो उसको फॉलो करने लगते हैं, ठीक है। तो इसने उसको भी स्टडी किया था और ये नोबेल प्राइज़ में भी इनका जो है ना ऐसा समझो कि उसके भी जो है ना हिस्सेदार बने। कार्ल वॉन्स फ्रिश्च, ठीक है। देखो जर्मन ऑस्ट्रेलियन ऑर्थनोलॉजिस्ट थे और इनकी जो मोस्टली इन्वेस्टिगेशन है वो किस पे है, हनी बी पे, ठीक है। उन्होंने हनी बी पर स्टडी किया था और हनी बी के जो मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेवियरल पैटर्न्स हैं उसने उनको भी मैयर किया था, उनको भी उसने ऑब्ज़र्व किया था। और उसने जो ये हनी बी वेगल डांस परफॉर्म करता है उसका जो इसकी जो मीनिंग है उसने उसको भी ट्रांसलेट किया था। और इनकी एक बुक भी है 1927 में शाये हुई थी, द डांसिंग बी, ठीक है। मैं आपको वेगल डांस के बारे में मैं अपनी जो पहले वाले लेक्चर्स हैं उनमें मैं आपको ये सारी चीज़ें पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक एक चीज़ एक्सप्लेन हमारा हुआ पड़ा है, ठीक है। तो मज़ीद मैं यहाँ थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वेगल डांस जब कोई फूड तकरीबन अवे 100 मीटर, जब 100 मीटर से दूर हो तब जो ये है ना वेगल डांस परफॉर्मेंस शो करता है। अगर 100 मीटर से फूड कम फासले पर वाक़ है तो ये फिर राउंड डांस परफॉर्म करते हैं। तो ये था हमारा ऐसा समझो 20-21 मिनट का लेक्चर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मज़ीद अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारे बहुत सारी वीडियोस और भी पड़ी हैं एनिमल बिहेवियर के हवाले से, तकरीबन पूरी लेक्चर्स हो चुकी हैं, ठीक है, कंप्लीट लेक्चर्स हो चुके हैं, आप उनको भी जाके देखें। और दूसरी बात ये कि जो ना आप हमारा साथ दें, इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। शुक्रिया।